ओके बच्चों, तो लास्ट बेटा जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया है इसी टॉपिक का, जो फर्स्ट वन पार्ट था, उसमें हमने डेरिवेशन कर ली थी किसकी, वेलोसिटी की। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को। सो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे, ये मैंने पीछे आपको ड्राइव करवाई है कि वेलोसिटी हमारे पास आई है √k/m, क्या इसकी जगह मैंने लिखा था प्लस माइनस ओमेगा xm² माइनस x²। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए बेटा हम डिस्प्लेसमेंट जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरीके से? वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से मैं इस वेलोसिटी को लिख सकती हूँ dx/dt, और इधर से हमारे पास आ जाएगा k/m और ये वाली वैल्यू xm² माइनस x² एज इट इज़ आ जाएगा ये। अब हमने क्या करना है, dt को इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसे इधर डिवाइड कर देते हैं फॉर दी सिंप्लीफिकेशन। dx डिवाइडेड बाय ये वाली जो टर्म है इसे मैं डिवाइड कर रही हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा xm² माइनस x², और यहाँ पर आ जाएगा k/m √k/m dt इस तरफ चला जाएगा। ये मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रही हूँ इसे। अब हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर भी इंटीग्रेट करने हैं, इसे भी इंटीग्रेट करते हैं। √k/m दोनों वैल्यूज़ हमारे पास कांस्टेंट हैं, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये आ जाएगा इस तरीके से। ये वाला जो इंटीग्रेशन है बेटा ये आप डायरेक्ट पुट करेंगे, किसके इक्वल होता है ये इक्वल होता है माइनस cos इनवर्स x/xm। ये आप डायरेक्ट बेटा पुट करेंगे, इसको आपने जो डेरिवेशन है इसकी वो नहीं करनी, क्योंकि ये लेंथी इंटीग्रेशन है। इसको आपने डायरेक्ट पुट करना है कि ये पूरी टर्म जो है इंटीग्रेशन की ये इस वैल्यू के इक्वल होती है माइनस cos इनवर्स x/xm। और यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है √k/m इसे बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन dt आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन dt का क्या मतलब है कि जो डेरिवेटिव है ये तो इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो रहा है, तो टोटल डेरिवेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा, टोटल इंटीग्रेशन में यहाँ से वैल्यू आ जाएगी। cos इनवर्स का मतलब है 1/cos, तो मैं इसे लिख देती हूँ 1/cos। ये आ जाएगा हमारे पास x/xm, इधर से आ जाएगा √k/m, और ये आ जाएगा t प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट कोई भी लगा दें, 5 मैंने यूज़ कर लिया है यहाँ पर फॉर दी इंटीग्रेशन पर्पस। हमने क्या फाइंड आउट करना है बच्चों, हमने यहाँ पर ये x फाइंड आउट करना है। ये है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, और ये है हमारा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वो डिस्प्लेसमेंट है जब हमने थोड़ा सा उसे मीन पोजीशन पर लेकर आए हैं, मीन पोजीशन पर जब वो वापस आया है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से, तो ये डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए अब हम क्या करेंगे, जो बाकी टर्म्स हैं x हमारे पास देखें, x जो है ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस आप इधर मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, और cos इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, xm भी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको मैं लिख देती हूँ, ये हमारे पास आ जाएगा x 1/cos था, इधर उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, cos आ जाएगा, नेगेटिव मैंने इधर लगा दिया। x/xm था, xm डिनोमिनेटर में था, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा xm, और बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा k/m t। ये मैं लिख रही हूँ ब्रैकेट में, ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को नीचे लिख देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास k/m √t + 5। ये हमारे पास आ गई वैल्यू किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल थी, ओमेगा के इक्वल थी। सो x = xm, नेगेटिव बाहर ले लेते हैं हम, cos आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा हमारे पास ओमेगा t + 5। और यही हमने पढ़ा था, ये वाली टर्म तो आपको याद आ रही होगी, ट्रैवलिंग वेव में हमने पढ़ी थी, जब हमने एक साइनोसॉइडल वेव को कंसीडर किया था, कॉस की जगह पर हमारे पास साइन आया था।
तो ये हमारे पास आ गई है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू। x जो है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, xm इज़ दी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास। और अगर मैं इसको इस तरीके से मेंशन करूँ, नेगेटिव साइन को रेज कर दें क्योंकि नेगेटिव साइन जो है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो नेगेटिव साइन जो है ये इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप एक टर्म लिखेंगे कि कॉज माइनस थीटा जो होता है वो कॉज थीटा के ही इक्वल होता है। इस वजह से ये जो नेगेटिव साइन है ये यहाँ पर रेज हो जाएगा। थीटा की क्या वैल्यू है, मीन्स ये जो पूरा फैक्टर है ये थीटा के इक्वल मैं कंसिडर कर रही हूँ। सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हुए हमारी जो वैल्यू है वो पॉजिटिव हो गई है। ज़रूरी नहीं है पॉजिटिव और नेगेटिव भी हो सकती है ये, क्योंकि एक्सएम हमें दोनों साइडों पर मिल रहा है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। तो ये भी दोनों साइन यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं। तो हमने बच्चों डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना था, डिस्प्लेसमेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वन है हमारे पास कि हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन बच्चों हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आपको एक सिंपल सी जो टेक्निक है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव लें, इसी इक्वेशन का डेरिवेटिव लें, आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। इसी इक्वेशन का जो वेलोसिटी आपको मिली हुई है उसका सेकेंडरी मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव लें, तो आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सिंपल इस तरीके से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, लेकिन वेलोसिटी तो ऑलरेडी मैं फाइंड आउट कर चुकी हूँ। अब क्या चीज़ रह गई है मेरे पास, एक्सेलरेशन रह गया। तो एक्सेलरेशन के लिए मैं वेलोसिटी वाली जो टर्म आई थी उसका डेरिवेटिव लेती हूँ ताकि मुझे एक्सेलरेशन मिल जाए। नेक्स्ट बेटा हमने क्या फाइंड आउट करना है, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना था। तो एक्सेलरेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है डिस्प्लेसमेंट को। लास्ट जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट किया है, ये लास्ट इक्वेशन आई थी हमारी। तो इसी इक्वेशन को बेटा यूज़ करते हुए मैं वेलोसिटी फाइंड आउट करती हूँ, फिर वहाँ से एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो x है डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, dx/dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड अस द वेलोसिटी। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी। अब डेरिवेटिव क्या है, xm टाइम के लिहाज से डेरिवेटिव है, इट्स मीन कि इस फैक्टर का हम डेरिवेटिव लेंगे, बाकी चीज़ें हमारे पास कांस्टेंट रहेंगी। किस तरीके से, यहाँ पर मैंने कॉज मेंशन किया हुआ है, ये कॉज है हमारे पास, x = xm cos ω t + phi। सो जब मैं डेरिवेटिव लूँगी, कॉज का डेरिवेटिव होता है बेटा माइनस साइन, नेगेटिव आ गया मेरे पास, xm एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसके साथ टाइम नहीं है तो मैं इसका नहीं ले रही। कॉज हमारे पास आ जाएगा साइन, कॉज का डेरिवेटिव साइन होता है, माइनस साइन, माइनस मैंने स्टार्ट में लगा दिया। और एक बार पूरे का डेरिवेटिव, आई होप आपको डेरिवेटिव लेना आता होगा, एक बार पूरे का डेरिवेटिव, एक बार अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव जिसके साथ टाइम मौजूद है। तो यहाँ पर sin ω t + phi ये पूरे का डेरिवेटिव आ गया। जब अंदर टाइम डेरिवेटिव मौजूद है, इसके साथ मौजूद नहीं है, इसका मतलब इसका डेरिवेटिव नहीं आएगा, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, जस्ट ओमेगा आ जाएगा। तो ये आपके पास जो वेलोसिटी है ये आ चुकी है -xm ओमेगा, ये मैं ओमेगा स्टार्ट में लिख रही हूँ, sin ω t + phi। अब ये मेरे पास आ चुकी है वेलोसिटी की इक्वेशन। तो आप वेलोसिटी की इक्वेशन से सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं किसको, एक्सेलरेशन को। कैसे फाइंड आउट करेंगे बेटा आप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी प्रोवाइड अस द एक्सेलरेशन मीन्स dv/dt हमें क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है। तो मैं इस इक्वेशन का अब क्या करूँगी, टाइम डेरिवेटिव ले लेती हूँ। मीन्स जिसके साथ टाइम की वैल्यू है, टाइम का फैक्टर है, उसका डेरिवेटिव होगा, बाकी किसी का डेरिवेटिव नहीं होगा। सो साइन का डेरिवेटिव होता है सिंपल प्लस कॉज, तो ये नेगेटिव साइन तो एज इट इज़ रहेगा xm। अब देखें ये जो अंदर है टाइम, इसका मतलब है इसका भी डेरिवेटिव आएगा,
ओमेगा साइन का आ जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, और जब अंदर वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया मैंने तो ओमेगा आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एक्स एम, ये ओमेगा और ये ओमेगा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं लिख देती हूँ ओमेगा स्क्वायर, कॉस आ जाएगा और अंदर हमारे पास एज इट इज़ ओमेगा टी प्लस फाई। देखिए हमने एक्सेलरेशन भी फाइंड आउट कर लिया, वेलोसिटी भी फाइंड आउट कर ली और डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड आउट कर लिया, किस में, मास स्प्रिंग सिस्टम में, एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में। अब छोटी छोटी टर्म्स हमारे पास रह गई हैं, कौन सी, एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, इनको लेते हैं। नेक्स्ट बच्चों हम डिस्कस करते हैं एम्पलीट्यूड को। बहुत सिंपल है एम्पलीट्यूड, डेफिनेशन बस आपको याद होनी चाहिए। एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या था, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो एम्पलीट्यूड होता है ये होता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो देखें डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब है मैंने इस इक्वेशन को यूज़ नहीं करना, वेलोसिटी वाली इक्वेशन को यूज़ नहीं करना, मैंने एक्सेलरेशन वाली इक्वेशन को यूज़ नहीं करना, मैंने किसे यूज़ करना है, इस इक्वेशन को। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट भी है, हमें कॉस कब मैक्सिमम वैल्यू देगा, ये है हमारे पास कॉस ओमेगा टी प्लस फाई। तो कॉस कब मैक्सिमम वैल्यू देगा, जब ओमेगा टी प्लस फाई क्या होंगे, ज़ीरो हो जाएंगे। तो हमें एम्पलीट्यूड कब मिलेगा, मींस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, व्हेन ओमेगा टी प्लस फाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये दोनों मिलकर हमें कितना एंगल प्रोवाइड करेंगे, 0 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करेंगे। तो हमें पता है कि कॉस ज़ीरो हमें 1 देता है। तो कॉस ज़ीरो जब हमें 1 देगा, इट्स मीन कॉस ओमेगा टी प्लस फाई 0, इसकी जगह 1 आ जाएगा, तो x इज़ इक्वल टू एक्स एम, इतनी टर्म आपके पास बच जाएगी। x इज़ इक्वल टू एक्स एम मीन्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट के इक्वल ही आ चुका है, और यही हमारी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। इसके बाद अब हम देखते हैं टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड हमने कैसे फाइंड आउट करना है, ओके बेटा। तो नेक्स्ट है हमारे पास टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के लिए बेटा आपको सबसे पहले इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। टाइम पीरियड जो हम फाइंड आउट करते हैं वो हम फाइंड आउट करते हैं इस फार्मूले से, 2 पाई बाय ओमेगा से। अब ओमेगा हमारे पास क्या है, 2 पाई क्या है, मींस 2 पाई पर एक वेव कंप्लीट होती है और एक वेवलेंथ हमें 1 टाइम पीरियड प्रोवाइड करती है। मैंने आपको बताया था कि जो वेवलेंथ होती है वो टाइम पीरियड के इक्वल होती है, मींस 1 वेवलेंथ हमें 1 टाइम पीरियड का जो फैक्टर है वो प्रोवाइड करती है। तो 1 वेवलेंथ में 2 पाई का एंगल कंप्लीट होता है और ओमेगा इज़ दी एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा टाइम इज़ इक्वल टू, ओमेगा हमारे पास क्या था, पीछे हमने डिस्कस किया, ओमेगा हमारे पास था √k/m। तो इसकी जगह मैं इसकी वैल्यू पुट करती हूँ, 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा की जगह मैं इसकी वैल्यू पुट कर देती हूँ, ये वाली √k/m। अब अगर मैंने √k/m को इसके ऊपर लेकर जाना है तो हमारे पास कौन सा रूल होता है कि हम इस फैक्टर को उलट दें, मीन्स √k/m है ना, तो मैं इसे कर दूं √m/k। तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा बच्चों 2 पाई। अब मैं इसे ऊपर इस फैक्टर को जो डिनोमिनेटर में है इतना फैक्टर, इसे मैं नोमिनेटर में लेकर जा रही हूँ। तो क्या आएगा, √ आ जाएगा m/k। यहाँ √k/m है, जब ऊपर जाएगा तो √m/k आ जाएगा। ये हमारे पास आ गई टाइम पीरियड की वैल्यू। अब यहाँ से ये जो फार्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से MCQs आपका आता है, यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन क्या बनते हैं कि मास स्प्रिंग सिस्टम में बताएं टाइम पीरियड किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, यह आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। तो टाइम
पीरियड फार्मूले में आपको पता चल रहा है 2 पाई इज़ द कांस्टेंट, के इज़ द कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या चीज़ वेरी कर रही है? मास। तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मास के ऊपर। इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम में मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। वो हम फार्मूला ड्राइव करेंगे फिर देखेंगे किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइम पीरियड मास स्प्रिंग सिस्टम में मास के ऊपर डिपेंड करता है, और टाइम पीरियड मास स्प्रिंग सिस्टम में ना लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना ही डिपेंड करता है एम्पलीट्यूड के ऊपर, ना ही किसी और फैक्टर के ऊपर, जस्ट मास के ऊपर डिपेंड करता है। और इसी तरीके से एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। नीचे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, तो आपने टाइम पीरियड जो है इन केस ऑफ मास स्प्रिंग सिस्टम मास के ऊपर लगाना है। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा फ्रीक्वेंसी। अब अगर आपके पास टाइम पीरियड आ चुका है तो आप फ्रीक्वेंसी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? मैंने आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का क्या रिलेशन होता है? इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आपके पास टाइम पीरियड है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो आपको फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी है उसका रेसिप्रोकल ले लें तो सिंपल टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है? हमारे पास ये इक्वेशन 1 मौजूद है, टाइम पीरियड मौजूद है। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूँ तो मुझे फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। किस तरीके से? देखें, यहाँ पर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। ये वाला फार्मूला हम यूज़ करेंगे ऑलमोस्ट सब में। तो इसको मैं रेसिप्रोकल में ले जाती हूँ 1/ ये टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड की वैल्यू ये वाली है हमारे पास। इसको मैं मेंशन करती हूँ टाइम पीरियड को, ये आ जाएगा 1/2 पाई √m/k। अब देखें, अब दोबारा ये डिनोमिनेटर में चला गया है। अगर मैंने इसे ऊपर लेके आना है तो अगेन वही रूल लगाऊंगी। जब ऊपर आएगा तो ये वाली इंटरनल जो फैक्टर है ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, मींस इन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से? अब हमारे पास वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू 1/2 पाई। ये जब ऊपर आएगा तो ये आ जाएगा √k/m। तो जो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है बेटा वो हमारे पास ये आ चुकी है। ये फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है, हमने फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर ली। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ आपको फार्मूला नज़र आ रहा होगा, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई/ओमेगा। तो ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंगुलर वेलोसिटी हमने फाइंड आउट करनी है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम क्या करेंगे? ओमेगा को इधर ले जाते हैं, टाइम पीरियड को डिवाइड कर देते हैं, तो ओमेगा इधर आ जाएगा और 2 पाई/t आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर। इसको मैं इस तरीके से भी मेंशन कर सकती हूँ कि जो ओमेगा है हमारे पास 1/t 2 पाई के इक्वल है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 2 पाई को 1 से मल्टीप्लाई करें, अगेन आपके पास वही फैक्टर आएगा। तो अभी हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन पढ़ा है, जो इन्वर्स रिलेशन है, मींस ये वाला जो फैक्टर है ये आपका फ्रीक्वेंसी के इक्वल है। ये आ जाएगा हमारे पास 2 पाई एज इट इज़। अब इस फ्रीक्वेंसी की जगह आप इसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हैं या इसको एज इट इज़ भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया है इसकी वैल्यू। सो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई f। एंगुलर वेलोसिटी भी हमने फाइंड आउट कर ली। अब बेटा इस टॉपिक में हमने जो जो चीज़ें फाइंड आउट की हैं एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देती हूँ, उसके बाद मैं बताती हूँ इसका रिमेनिंग पार्ट कौन सा है। अब एक तो हमने इसकी डायग्राम समझी है, मीन पोजीशन एक्सट्रीम पोजीशन को देखा है, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है, वेलोसिटी कहाँ मैक्सिमम होती है, कहाँ पर ज़ीरो होती है, ये चीज़ें देखी हैं। उसके बाद हमने इसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों चीज़ें फाइंड आउट की हैं। टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, एंगुलर वेलोसिटी, ये चीज़ें भी हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब 2 चीज़ें यहाँ पर रह गई हैं, कौन कौन सी? एक तो हमने इसी डायग्राम को यूज़ करते हुए पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करना है कि कहाँ पर मैक्सिमम है, कहाँ पर मिनिमम है, और काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करना है। ये भी हमने डिस्कस करना है कि दोनों एनर्जीज कहाँ पर मैक्सिमम होती हैं, कहाँ पर मिनिमम होती हैं,
क्या यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है या नहीं। अगर वैलिड है तो किस तरीके से वैलिड है, ये एनर्जीज़ जो हैं टोटल एनर्जीज़ को किस तरीके से कंजर्व्ड रखती हैं, ये हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। सो कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।